हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज के दिन हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर को। 26 तो आज संडे, तो संडे और आज का दोनों का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल्स है, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। फर्स्ट इज गूगल्स डीप माइंड्स C2S स्केल AI एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, इनोवेशन का टॉपिक है। एक ऐसा AI, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऐसा क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो कि डायरेक्टली नाम से ही आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। सेकंड इज अबाउट इंडिया नेपाल इकोनॉमिक टाइज, जो थोड़ा मेंस ओरिएंटेड ज्यादा टॉपिक है। एंड थर्ड इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक थोड़ा ज्यादा है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कौन देता है, कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है और इस साल किसको दिया जा रहा है। तो ऑल दीज थ्री टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। और जो भी नया कीवर्ड्स आप सीखते हो, नया वोकेबलरी आप ऐड करते हो, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जो लोग छठ पूजा मना रहे हैं उन सब लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 1 से रादर। गूगल्स डीप माइंड्स C2S स्केल AI एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये गूगल का डीप माइंड C2S स्केल AI है, जिसका यूज कहाँ किया जाएगा, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। एक नया हाइपोथेसिस है, एक नया हाइपोथेसिस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हाइपोथेसिस है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे गूगल ने और साथ में येले यूनिवर्सिटी ने मिलके एक मॉडल बनाया। दैट मॉडल सक्सेसफुली प्रिडिक्टेड हाउ अ ड्रग मतलब मेडिसिन कुड मेक हिडन कैंसर सेल्स मोर विजिबल। एक मेडिसिन हिडन कैंसर सेल्स, वैसे कैंसर सेल्स जो हिडन है, वो कैंसर सेल तो है बट पता नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ किसी को बहुत बाद में, क्योंकि उसके कैंसर सेल्स क्या थे, इनिशियली बहुत हिडन थे। तो हिडन कैंसर सेल को और ज्यादा विजिबल करा देगा, और किसको कराएगा, इम्यून सिस्टम को कराएगा। मान लो ये आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के लिए आपके व्हाइट ब्लड सेल, जिसको टी सेल्स भी बोलते हैं, टी सेल्स बहुत आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। और बाहर से जो भी पैथोजन वगैरह आ रहा है, पैथोजन टी सेल्स से, इधर हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो पैथोजन जो भी कैंसर वाला पैथोजन है, उस वो और ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा या विजिबल हो जाएगा। किसको विजिबल हो जाएगा, एंटीजेंस को, आपके टी सेल्स को। तो इस पे अटैक करेंगे और पैथोजेंस को खत्म करेंगे, और कैंसर को खत्म करने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो प्रिडिक्शन लेटर कंफर्म थ्रू लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो एक ये प्रिडिक्शन था AI का, फिर इसको लेबोरेटरी से टेस्ट से भी इसको कंफर्म किया जा चुका है। अब ह्यूमंस वगैरह पे इसका कंफर्मेशन लेना या एनिमल्स पे इसका कंफर्मेशन लेना बाकी है। तो अगर ऐसा होता है तो कैंसर ट्रीटमेंट में, ऑन्कोलॉजी में एक काफी बड़ा रिसर्च आप एक तरह से इसको समझ सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी अ डीप बिग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। What is C2S scale and how does it function? C2S, cell to sentence scale, is a 27 billion parameter AI model based on Google's Gamma 2 architecture. तो Gamma 2 architecture क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। It translate complex single cell RNA sequencing, जो भी RNA का सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस का जो डेटा होता है, उसको सेल इनटू सिंप्लीफाइड सेल सेंटेंसेस रैंकिंग जीन्स बाय देयर एक्टिविटी। अब जो भी आरएनए, डीएनए और आरएनए जो होते हैं, तो आरएनए का जो भी डेटा होता है, सिंगल सेल आरएनए का, उसको सेल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है ना, उनको रैंकिंग्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी। By learning from over 50 million cells across human and mouse tissues, it develops an understanding of the language of cells. Cells का understanding इसने समझ लिया है ना। ह्यूमन सेल्स, इस AI को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन सेल्स के बारे में नॉलेज दिया गया, और माउस के, चूहों के सेल के बारे में नॉलेज दिया गया। तो इसने सेल्स का एक लैंग्वेज ही डेवलप कर लिया। दिस इनेबल्स द मॉडल टू डिटेक्ट सेलुलर स्टेट्स, सेल का कैसा स्टेट है, डिजीज मार्कर कि कैसे कैसे डिजीज डेवलप हो रहे हैं, एंड ड्रग रिस्पॉन्स, और दवाई देने पे, ड्रग्स देने पे कैसे कैसे वो डिजीज के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये पूरा पूरा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसका नाम है C2S स्केल, सेल टू सेंटेंस स्केल, ठीक है, इसने इसको पूरा पूरा एक तरह से मॉडल के रूप में डेवलप कर लिया है।
अब ये क्या क्या काम करेगा, व्हाट नोवेल हाइपोथेसिस डिड द एआई जनरेट, इस एआई ने क्या क्या नया हाइपोथेसिस, नोवेल मतलब नया हाइपोथेसिस को जनरेट किया। तो पहला इज फर्स्ट इज प्रॉब्लम फ्रेमिंग, मेनी ट्यूमर्स रिमेन इनविजिबल, बहुत सारे ट्यूमर जो है, कैंसर सेल जो है इनविजिबल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से, है ना। सर्विलेंस बिकॉज दे प्रेजेंट फ्यू एंटीजेंस, क्योंकि वहां पे एंटीजेंस क्या होता है, कम होता है। एआई का टास्क क्या होगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टास्क क्या होगा, आइडेंटिफाई कंपाउंड दैट कैन सेलेक्टिवली बूस्ट एंटीजन, जो आपके बॉडी के एंटीजेंस को बूस्ट करे। प्रेजेंटेशन ओनली व्हेन इंटरफेरोन सिग्नलिंग इज लो, जब सिग्नलिंग क्या हो, लो। कंडीशन टिपिकल ऑफ अर्ली स्टेज ट्यूमर, जब आपके ट्यूमर्स जो है या बॉडी के ट्यूमर्स जो है वो अर्ली स्टेज में होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सिग्नलिंग को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। अब ये ज्यादा सिग्नल देगा, दे पाएगा, तो ही आपके बॉडी के जो टी सेल्स होंगे उसको पकड़ पाएंगे कि हाँ कहाँ पे ट्यूमर हो रहा है या कैंसर डेवलप हो रहा है। प्रिडिक्शन दिस मॉडल हाईलाइटेड फिल्मिली assertive CK2 inhibitor as a potential compound capable of enhancing antigen presentation, especially in inferior low immune active environment। अब ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, इसको अगर हम नहीं भी समझते हैं तो भी हमारे लिए चलेगा। ठीक है, आई होप ये और ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। वाई इज दिस डिस्कवरी सिग्निफिकेंट, ये डिस्कवरी सिग्निफिकेंट क्यों है। फर्स्ट एआई टू जनरेट एंड वैलिडेट अ न्यू बायोलॉजिकल इंसाइट एक्सपेरिमेंटली, पहला ये एआई जनरेटेड बायोलॉजिकल इंसाइट है जो एक्सपेरिमेंटली इसको अचीव किया गया। ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करेगा, है ना, 4000 कंपाउंड्स को स्क्रीन करके कि कौन सा कंपाउंड ड्रग्स के लिए, दवाइयों के लिए ज़्यादा अच्छा है, सिमुलेशन से। एडवांस प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो है, कैंसर ट्रीटमेंट जो है और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। uses multimodal reasoning combining cellular data and biomedical literature for deeper insight, deeper insight के लिए क्या यूज करेगा, मल्टी मॉडल रीजनिंग यूज करेगा, सेलुलर डेटा को कंबाइन करेगा, बायोमेडिकल लिटरेचर को कंबाइन करेगा। इम्प्लीकेशन फॉर कैंसर रिसर्च, शिफ्ट इन अप्रोच, मूव्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रायल एंड एरर मेथड टू एआई ड्रिवन वर्चुअल लेबोरेटरी टेस्टिंग। ट्रेडिशनल जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वहां से एआई ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वर्चुअल लेबोरेटरी टेस्टिंग पे यहाँ पे शिफ्ट दिखाई दे रहा है। एक्सेलरेटेड डिस्कवरी होगा, इनेबल फास्टर एंड मोर एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉमिसिंग कैंसर ड्रग कैंडिडेट। ठीक है, एक्सेलरेटेड डिस्कवरी होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा, रिड्यूस टाइम एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल ड्रग डेवलपमेंट। टाइम और एक्सपेंस क्या होगा, रिड्यूस किया जाएगा, जो भी कन्वेंशनल ड्रग डेवलपमेंट है उसके हिसाब से टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी कम लगेगा। अब लिमिटेशन एंड एथिकल कंसिडरेशन क्या है, अभी तक ये इन विट्रो मतलब एक तरह से मशीन में, लेबोरेटरी में करंट फाइंडिंग जो है लेबोरेटरी वाली फाइंडिंग्स है, इसका क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिक्स में ट्रायल, लोगों पर ट्रायल, ह्यूमंस पर ट्रायल, एनिमल्स पर ट्रायल नहीं हुआ है। टू कंफर्म ह्यूमन सेफ्टी एंड एफिकेसी, कितना ये एफिशिएंट है और ह्यूमन के लिए सेफ है कि नहीं, उसके लिए ट्रायल अभी नहीं हुआ है, ट्रायल करने होंगे। हेवी रिलायंस और लार्ज डेटा सेट, अगर डेटा सेट पे हम बहुत ज्यादा रिलायंस करते हैं तो वो कंसर्न दिखाता है डेटा पायरेसी के ऊपर, डेटा बायस के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। कंटिन्यूअस ह्यूमन ओवरसाइट इज एसेंशियल टू इंश्योर बायोलॉजिकल रेलेवेंस एंड प्रिवेंट एआई ओवरफिटिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। अगर हमें एआई को हर जगह ओवर फिटिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती फिट कर रहे हैं, है ना, या मिस इंटरप्रेट एआई बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसके ऊपर ह्यूमन का निगरानी, ओवरसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया को क्या करना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। India should build a national single cell reference analyses for common Indian cancers to reduce data gaps and enable context aware AI models. Create shared compute and secure data enclaves. Shared compute and secure data enclaves बनाना होगा, है ना, एकेडमिक सेंटर्स बनाने होंगे, बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स बनाने होंगे, हमारे पास हॉस्पिटल्स बनाने होंगे जहां एआई बायो कोलेब्रेशन किया जा सके। पब्लिकली फंडेड कैंसर रिसर्च नेटवर्क बनाना होगा, to run adaptive clinical trials that test AI identified drug combination and treatment regimes, develop clear national standards for AI assisted drug discovery। क्लियर नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे एआई असिस्टेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्रग डिस्कवरी के लिए। फोकस किस पे करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेबिलिटी पे, डेटा सेट डाइवर्सिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी पे। बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना पड़ेगा, कंबाइनिंग एक्सपर्टीज इन ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड सेफ्टी फार्मोलॉजी पे
स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना पड़ेगा, वर्कफोर्स को स्किल करना पड़ेगा इंडिया के एआई ड्रिवन कैंसर रिसर्च इकोसिस्टम को ड्राइव करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज तक इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है? लास्ट ईयर मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया करके। एम्स टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई। एआई के ऊपर है ना, भारत जनरेशन, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह आप यूज करते हो, वैसे भारत जन एआई मॉडल को, एलएलएम मॉडल को, गवर्नमेंट मॉडल मल्टी मॉडल एलएलएम इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। डिजिटल इंडिया भाषणी करके पूरा पूरा इंडियन लैंग्वेजेस में फैसिलिटेट किया गया था। सर्वम वन एआई मॉडल को स्टार्ट किया गया था इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशंस को सपोर्ट करने के लिए। चित्रलेखा एंड हनुमान एवरेस्ट 1.0 मल्टीलिंगुअल एआई कैपेबिलिटीज ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ इंक्लूसिव हेल्थ केयर। तो ये हेल्थ केयर पे है, बाकी सब थोड़ा जनरल है, ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन और भारत जेट, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जिसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। भाषणी का नाम से सुन सकते हो, भाषणी मतलब भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस में आपको हेल्थ केयर का इन्फॉर्मेशन मिले, तो ये एआई क्या कर रहा है? इंडियन लैंग्वेजेस में बस ट्रांसलेट कर रहा है। व्हाट इज द कंक्लूजन? द C2S स्केल ब्रेक थ्रू, नाम जरूर याद रखना, मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम एआई एज अ कंप्यूटेशनल टूल। एआई जहां सिर्फ कंप्यूट करने का काम करता था, वैसे एक साइंटिफिक कोलैबोरेटर बन गया है। By enabling machines to uncover new biological insight and validate them experimentally, it opens a new frontier in precision medicine, bringing humanity closer to AI-assisted cures for complex disease like cancer. अब हम बात करते हैं इंडिया नेपाल इकोनॉमिक टाइज का। सेकंड टॉपिक का स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंडिया नेपाल इकोनॉमिक टाइज। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अब देखो, इंडिया नेपाल तो बहुत पुराना रिश्ता है। नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है। नेपाल के लोग इंडिया में रोटी और बेटी के लिए आते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन के लिए, और बेटी का रिलेशन भी, मतलब यहाँ शादियां वगैरह भी होती है नेपाल के लोगों की। इंडिया एंड नेपाल शेयर अ डीप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रूटेड इन ज्योग्राफी। हमारा जो इंटरडिपेंडेंस है वो ज्योग्राफिकल है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इंडिया पर डिपेंडेंट है ना। कल्चर दोनों कंट्रीज में सेम कल्चर है, बहुत सारे कल्चर में सिमिलरिटीज हैं। और ट्रेड, recent policy development by RBI to allow Indian rupee INR lending to non-resident from Nepal। अब रुपया जो है, बैंक्स जो है लेंड कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, नेपाल के लोगों को भी रुपया में, रुपीज में लोन दिया जा सकता है। along with enabling INR based investment and transparent reference rate system। इंडिया के लोग नेपाल में इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, है ना। डायरेक्टली इंडियन बैंक्स नेपाल में लोन भी दे सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट किया गया है। एक ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट सिस्टम स्टार्ट किया गया है। मार्क ए न्यू फेज इन द बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। दिस इनिशिएटिव कपल्ड विथ इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस इन नेपाल सिग्निफाई a shift toward a more integrated South Asian financial and development architecture। ये एक साउथ एशियन मोर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को सिग्निफाई किया गया है। Historical background of India-Nepal ties. What is the historical background of India-Nepal ties? Ancient and cultural roots. Nepal and India share a civilizational continuum marked by religious, linguistic and social commonalities. Social commonalities से इंडिया और नेपाल एक दूसरे को क्या करते हैं? मार्क करते हैं। Trade and movement of people between Terai and Gangetic plains existed since ancient times, fostering interdependence and shared cultural evolution। ठीक है। तो अगर हम नेपाल और इंडिया का लोकेशन देखें, तो दिस इज नेपाल और दिस इज इंडिया। तो नेपाल और इंडिया में देखोगे तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन है, दोनों तेराई रीजन में आते हैं, ज्योग्राफिकल शेयरिंग है। और नेपाल के जो ये नीचे वाले इलाकों में मधेशी कम्युनिटीज रहती है, ये मधेशी कम्युनिटीज यहाँ बिहार के, यूपी के इलाकों में भी रहती है, और यहाँ दोनों का बीच का रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है, ठीक है। कल्चरल एवोल्यूशन धीरे धीरे यहाँ के लोगों का हुआ है। 1950 में इंडिया और नेपाल ने एक ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुआ था। नेपाल 5 ईयर प्लान में इंडिया उसको असिस्ट करता है, रोड बनाने में, इरिगेशन में, हेल्थ में, एजुकेशन में। द ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी इंस्टीट्यूशनलाइज नेपाल्स एक्सेस टू इंडियन पोर्ट्स, मेकिंग इंडिया द गेटवे फॉर नियरली ऑल ऑफ नेपाल्स फॉरेन ट्रेड। इंडिया
जो है एक तरह से गेटवे है नेपाल का। जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है, थोड़ा बहुत चाइना छोड़ दो तो बाकी जो भी फॉरेन ट्रेड होता है वो इंडिया के थ्रू होके होता है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब हम इंडिया नेपाल इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप वाइज नेपाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन है? वो इंडिया ही है ना। इंडिया नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर विद ओवर 65%, आई रिपीट, ओवर 65% ऑफ नेपाल्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड 33% ऑफ एफडीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडिया से ओरिजिनेट होता है। द आईएनआर, इंडियन रुपीज या नेपाली रुपीज एक्सचेंज रेट कितना है? एक इंडियन रुपी 1.6 नेपाली रुपीज के पास में है। मतलब 10 रुपीज अगर आप लेके जाओगे इंडियन करेंसी में, तो 16 रुपीज आपको मिलेगा नेपाली करेंसी में, वहां पे जाके मिल जाएगा, है ना, 1.6 टाइम्स। और 1993 से ये मेंटेन है, ऐसे पैक करके रखा गया। पैक मतलब नेपाली रुपी को इंडियन करेंसी के साथ पैक करके लिंक करके रखा गया है, जिससे कि नेपाल के मॉनेटरी सिस्टम में क्या आ सके? स्टेबिलिटी आ सके। एंड प्रोटेक्टेड द एनपीआर फ्रॉम वोलेटिलिटी, और एनपीआर जो है नेपाली रुपी जो है वो वोलेटाइल नहीं रहे, वोलेटिलिटी से क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। ज्वाइंट वेंचर्स इन हाइड्रो पावर, बैंकिंग, टेलीकॉम एंड मैन्युफैक्चरिंग, दोनों कंट्रीज का क्या है? ज्वाइंट वेंचर्स है। हाइड्रो पावर में अरुण रिवर के ऊपर है ना। बैंकिंग, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग सब जगह, है ना। डाबर डाबर कंपनी जैसे डाबर नेपाल, एसबीआई नेपाल, आईटीसी, स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल लिंकेज जो इंडिया और नेपाल के बीच में है। अब आरबीआई क्या क्या नया मेजर लेके आ रही है? आईएनआर लेंडिंग टू नॉन रेसिडेंट, ऑथराइज डीलर, जो भी बैंक्स को ऑथराइज किया जाएगा, कैन नाउ लेंड आईएनआर रुपीज टू नेपालीज एंटिटीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए रुपया को नेपाल में लोन दिया जा सकता है। स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट, नेपालीज बैंक जो है एक तरह से इन्वेस्ट कर सकेंगे और एक वोस्त्रो अकाउंट बनाएंगे। वोस्त्रो अकाउंट में क्या रहेगा? रुपया में वो लोग डील कर पाएंगे। अलाउ नेपालीज बैंक टू इन्वेस्ट इन Indian corporate bond and commercial paper in addition to government securities. Transparent reference rate mechanism. Establish a benchmark exchange rate for INR against partner currencies to simplify trade settlement. ट्रेड सेटलमेंट को क्या करने के लिए? सिंप्लीफाई करने के लिए एक बेंचमार्क एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच। इम्पैक्ट फॉर नेपाल, नेपाल का फायदा क्या होगा? एक्सेस टू चीपर एंड रिलायबल क्रेडिट, वहां की छोटी इंडस्ट्रीज के लिए सस्ते रूप में सस्ते इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। डॉलर का डिपेंडेंस कम होगा। फॉरेक्स का जो प्रेशर है कि डॉलर जमा करना है, डॉलर जमा करना, वो प्रेशर नेपाल के ऊपर कम होगा, ठीक है। स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन विद इंडिया, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के साथ नेपाल का फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगा, और इंडिया और नेपाल के रिलेशन में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप इसको बोल सकते हो। इंडिया के लिए क्या है? एक्सपेंशन ऑफ आईएनआर बेस्ड ट्रेड, रुपी में ट्रेड का प्रमोशन होगा। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ेगा अपने आसपास की कंट्रीज में। एक स्ट्रैटेजिक मूव है वर्ल्ड को डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव करना, साउथ एशिया को डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव करना। अब नेपाल आया, नेपाल के साथ भूटान आएगा, बाद में अगर और भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, जैसे ऐसे कंट्रीज ये सब काम करने लगेंगी और इंडिया इनके साथ ऐसे मैकेनिज्म में आने लगेगा। डी डॉलराइजेशन क्या होने लगेगा? प्रमोट होने लगेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीआईज मूव फॉर इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उससे ज्यादा नेपाल का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। ट्रेड फैसिलिटेट होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। रीजनल स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी और इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक लेवरेज होगा, एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि नेपाल काफी हद तक इंडिया पर डिपेंडेंट रहेगा। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का इन्फ्लुएंस क्या होगा? कम होगा। अब इन सब चीजों में चैलेंजेस क्या है? रेगुलेटरी अलाइनमेंट, नेपाल राष्ट्रीय बैंक, जैसे इंडिया के पास आरबीआई है वैसे नेपाल के पास राष्ट्र बैंक है, मस्ट अलाइन विथ आरबीआई नॉर्म्स, उसको आरबीआई नॉर्म्स के साथ अलाइन होना पड़ेगा, उसके फ्रेमवर्क को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये अभी रेगुलेटरी अलाइनमेंट करने पड़ेंगे। क्रेडिट रिस्क का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जो पैसा यहाँ के बैंक्स वहां दे रही हैं उसका इंटरेस्ट और उसका जो भी मूलधन है वो पैसे वापस आते रहे। क्रॉस बॉर्डर आईएनआर लेंडिंग इंक्रीजेज एक्सपोजर टू रीपेमेंट एंड करेंसी रिस्क फॉर इंडियन बैंक्स। इंटरेस्ट रेट कॉम्पिटिटिवनेस, नेपाल में जितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है उससे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा तो ही नेपाल के लोगों के लिए अच्छा होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। करेंसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। जो आईएनआर और रुपी का, नेपाली रुपी का 1.6 का जो रेट है, एक तरह से एक्सचेंज रेट है, वो क्रूशियल है, वो मेंटेन करना पड़ेगा। पॉलिसी मिस स्टेप कुड स्ट्रेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी,
पॉलिसी मिस स्टेप, कोई भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसी में मिस स्टेप लेती है तो एक तरह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, इंश्योरिंग प्रोसेस कंप्लायंस एंड प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ आईएनआर लोन्स विल रिक्वायर टाइटर ओवरसाइट, वो टाइटर ओवरसाइट रिक्वायर करता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कुड ड्राइव पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। What is the way forward? Institutional mechanism. Establish a joint financial cooperation council between RBI and NRB for smoother policy coordination. एक smoother policy coordination के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया के बीच में और नेपाल के बीच में एक ज्वाइंट फाइनेंशियल कोऑपरेशन काउंसिल बनाना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी, एक्सपेंड यूपीआई बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम टू प्रमोट स्मॉल ट्रेड पार्टिसिपेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड बास्केट, encourage इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन इन हाइड्रो पावर, एग्रो प्रोसेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये बढ़ाने होंगे। इंटरडिपेंडेंस को और ज्यादा बैलेंस बनाना होगा दोनों कंट्रीज के बीच। इंटीग्रेट डेवलपमेंट विद फाइनेंस, लिंक क्रेडिट एक्सेस मतलब लोन के एक्सेस को कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ लिंक करना चाहिए, जिससे कि ग्रोथ जो भी आए वो इंक्लूसिव हो और साथ साथ सस्टेनेबल भी हो। अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान मतलब साइंस, पुरस्कार मतलब अवार्ड, राष्ट्रीय मतलब पूरे कंट्री की बात हो रही है, नेशनल लेवल की बात हो रही है। सेंट्रल अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए इस साल के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और जयंत विष्णु साहब, डॉक्टर जयंत विष्णु नरिकल, जिनका इस साल मई में डेथ हो गया था, उनको सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है, इसमें जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे विज्ञान रत्न अवार्ड। विज्ञान रत्न अवार्ड इस साल का इनको अवार्ड दिया गया। जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही विज्ञान रत्न किसके लिए होता है, साइंस के लिए होता है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में जिनका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है उनको क्या मिलता है, विज्ञान रत्न मिलता है इंडिया की तरफ से। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स एज वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्निशन, किसके फील्ड में, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मॉडल्ड ऑन द पद्म अवार्ड, जैसे पद्म अवार्ड मिलता है सिविलियन कंट्रीब्यूशन के लिए, वैसे ही ये साइंस विज्ञान पुरस्कार मिलता है। इट ऑनर्स इंडिविजुअल एंड टीम्स, इंडिविजुअल को भी ऑनर करता है और टीम्स को भी, 3, 4, 5, 10 लोगों की टीम को भी मिल सकता है। एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ में। इन 2025 फिजिसिस्ट जयंत विष्णु नर्लिकर रिसीव्ड द विज्ञान रत्न पोस्टथॉमसली, मरने के बाद इनको ये इसी साल इनका डेथ हुआ है। अंडरस्कोरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू एलिवेटिंग साइंटिफिक एक्सेलेंस। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट लेवल का है, चाहे साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, इनोवेशन में हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, कोई वो टीम है, उन सबको क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जा सके। टू एम्स टू इंस्पायर साइंटिफिक एक्सेलेंस को इंस्पायर किया जाए, इनोवेशन को बढ़ाया जाए, एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन, और इंडिया का पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जाए एज अ ग्लोबल नॉलेज हब। अब देखो किस किस डोमेन में ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। 13 डोमेन्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिलेगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में मिल सकता है। अर्थ साइंस में मेटलर्जी आ सकता है, माइनिंग आ सकता है। इन सब को क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज बोलते हैं। मेडिसिन, डॉक्टर कोई है, इंजीनियरिंग साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड अदर्स, ऐसे करके 13 डोमेन्स में आपको ये सारे अवार्ड दिए जा सकते हैं। क्या क्या अवार्ड मिलते हैं, तो मेन सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान रत्न बोलते हैं। अवार्डेड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो साइंटिस्ट लाइफ टाइम बहुत अच्छा काम करते रहे उनको क्या मिलता है, विज्ञान रत्न अवार्ड मिलता है। ठीक है, इस साल एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत विष्णु नर्लिकर को दिया गया। फिर अब आता है विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न के बाद फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस साल रेसिपिएंट 8 लोग हैं, जिसमें के थंगराज, अनिरुद्धा पंडित, ऐसे करके लोग हैं। ठीक है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है फॉर यंग साइंटिस्ट अंडर 45 ईयर्स, जिनका एज 45 ईयर्स से कम है। विज्ञान टीम अवार्ड टू अ टीम ऑफ 3 और मोर साइंटिस्ट, इनको क्या बोला जाता है, विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबल कौन होते हैं, ओपन टू साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, गवर्नमेंट, एकेडमिक, प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल कैपेसिटी, सबको ये अवार्ड दिया जा सकता है। साथ साथ ये अवार्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया में नहीं रहते हैं बट अब्रॉड रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं,
बट उन्होंने इंडियन कम्युनिटीज के लिए, इंडिया के बेनिफिट के लिए कुछ भी इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन किया है, उनको भी दिया जा सकता है। एक तरह से वो फंडामेंटल रिसर्च भी हो सकता है या अप्लाइड इनोवेशन होता है। अप्लाइड मतलब उसको अप्लाई भी किया जाए या अप्लाई नहीं भी हो, बट फंडामेंटल रिसर्च हो, दोनों के लिए अवार्ड दिया जाता है। सिलेक्शन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कमिटीज रिकमेंडेशन आर फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, अब बहुत सारे लोग एमसीक्यू कर नहीं रहे हो या कर रहे हो तो उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हो, तो सबके आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। विथ रेफरेंस टू C2S स्केल, C2S स्केल मॉडल के बारे में बताइए। द मॉडल वाज डेवलप्ड सोली बाय गूगल डीप माइंड विदाउट कोलैबोरेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, विदाउट कोलैबोरेशन। इट एनालाइजेस सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा टू अंडरस्टैंड सेलुलर बिहेवियर एंड जीन एक्टिविटी. It successfully predicted how a drug could make hidden cancer cells more visible to immune system and finding a later validated through laboratory testing. कौन से आंसर्स इसमें सही हैं? आप बताइए, ऑप्शन पढ़िए और बताइए। Second question is about India-Nepal relation. The Reserve Bank of India has permitted Indian banks to lend US dollar to Nepalese entities for cross-border trade purpose. Nepalese bank can only invest in Indian government securities and are not permitted to invest in corporate instruments अंडर द स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट पैकेज। ये सेकंड स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से पढ़िए और बताइए। एंड थर्ड, 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुआ था इंडिया एंड नेपाल के बीच में। एबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा फॉर द मूवमेंट ऑफ सिटीजन। तो इस ट्रीटी ने वीजा का रिक्वायरमेंट अबॉलिश कर दिया। इंडिया के लोग नेपाल आराम से आते जाते हैं, नेपाल के लोग विदाउट वीजा इंडिया आराम से आते जाते हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में क्या इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन अबाउट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, द अवार्ड इज कन्फर्ड एक्सक्लूसिवली ऑन इंडियन सिटीजन। ठीक है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आरवीपी रिकॉग्नाइजेस बोथ फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड इनोवेशन। अब बताइए इसमें से कौन से तीनों के आंसर्स बताइए। फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू और थर्ड एमसीक्यू। कल के जो एमसीक्यू थे ज्ञान भारतम मिशन, उसका आंसर ऑल था 1 2 3, और 23 उसका आंसर जो था वो सेकंड एंड थर्ड था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने उसको लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया आज का डेली करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड जय हिंद।